नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक। जी हां, भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। यूके में कोरोना के मामले बढ़े हैं। 31 दिसंबर तक के लिए फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मचा है और भारत ने भी 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बड़ा और अहम फैसला, ब्रिटेन से फ्लाइट्स पर रोक। ऐसे में ब्रिटेन के लिए जो और देशों की रणनीति कही जा रही थी, दिख रही थी, वो हिंदुस्तान की तरफ से भी फैसला लिया गया क्योंकि मामले बढ़ रहे थे। कोविड का नया स्ट्रेन वहां पर मिला है। बिल्कुल राज, क्योंकि यूके में एक बार फिर से लॉकडाउन जो है वो सरकार की तरफ से लगा दिया गया है और भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला, एक अहम फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत सरकार को इस बात के शंके हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुसाफिर हैं जो भारत से यूके जाते हैं और यूके से भारत आते हैं। रोजाना कई सारी फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट समेत देश के अन्य राज्यों में जो है वो उतरती है और ऐसे में भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अब यूके में जो है वो फ्लाइट पर जो है वो रोक लगा दी गई है। ये ट्वीट करके जानकारी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दी गई है और साफ तौर पर 31 दिसंबर तक ये रोक जो है वो लगाई गई है क्योंकि कोविड की अभी तक वैक्सीन नहीं आई और ऐसे में जो यूके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम स्टेट के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं और इसीलिए एहतियातन के तौर पर भारत ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली फ्लाइटों पर पूरी तरह से रोक जो है वो लगा दी है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पहले लगे, फिर पूरे तरीके से तमाम चीजों को देश में खोल दिया गया, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि और मुल्कों में भी, और अब एक मर्तबा फिर से लॉकडाउन की स्थिति नजर आती है। खासतौर पर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद जब ये पता चला कि वहां पर कोविड की नई स्ट्रेन है, तो उसके बाद कई देशों ने वहां से फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी और अब हिंदुस्तान भी उस फहरिस्त में जुड़ चुका है। 31 दिसंबर तक के लिए फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। जो शुरुआती नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लग चुकी है। 31 दिसंबर से पहले इसे मॉनिटर किया जाएगा कि क्या इसे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर इसे 31 दिसंबर तक ही रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी और अहम खबर यह कि भारत ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी है। और चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। सरकार और किसानों के बीच मुलाकात को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दरअसल सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता तो भेजा है, लेकिन उसमें तारीख का फैसला किसानों पर छोड़ दिया गया। अब ऐसे में किसान संगठनों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। हालांकि किसानों की माने तो कल वो केंद्र के न्योते पर मंथन करेंगे और कल ही आगे की रणनीति का ऐलान भी होगा। कल जी 22 तरीक ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 6-7, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ 29 ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ
ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਡਾਕ, WhatsApp ਤੇ ਪਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। तो तारीख का फैसला किसानों पर छोड़ दिया गया है। आप कह सकते हैं कि निमंत्रण तो आया है लेकिन निमंत्रण में किसी तारीख का जिक्र नहीं है। अब सवाल ये कि क्या किसान अपनी तरफ से कोई तारीख देंगे और उसके बाद वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। लेकिन किसान यहां पर सवाल ये भी उठा रहे हैं कि तारीख का जिक्र तक नहीं है। बहरहाल बीजेपी के नेताओं को आपने लगातार सुना और अभी अभी भी आपने बयान सुना जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी और सरकार पूरे तरीके से चाहती है कि बातचीत से हल इस पूरे मसले का निकले। और अब बड़ी खबर, मोतीलाल वोहरा का निधन। जी हां, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा जो 93 साल के थे, उनका निधन हुआ है। ये दुखद खबर, दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांस मोतीलाल वोहरा ने ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे मोतीलाल, और मोतीलाल वोहरा 93 साल की उम्र, और 93 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांसें मोतीलाल वोहरा ने ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर, मोतीलाल वोहरा का निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे मोतीलाल वोहरा, 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोतीलाल वोहरा 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा, दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में कांग्रेस में शोक की लहर जरूर कही जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मोतीलाल वोहरा जो 93 साल के थे, दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मोतीलाल वोहरा का निधन हुआ है, क्या अपडेट है? देखिए, पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत जो है वो खराब चल रही थी और लगातार अस्पताल में उनका जो है वो इलाज चल रहा था। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक मोतीलाल वोहरा है, और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी के सबसे खास जो है वो माने जाते थे। और राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तब भी वो कांग्रेस मुख्यालय के खजांची से सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई थी। और ऐसे में उनका बकायदा एकदम से जाना, हालांकि उनकी उम्र जो है वो 96 साल हो चुकी थी, लेकिन लंबे समय से बीमारी से इलाज चलने की वजह से उनका देहांत हुआ है। और अब कांग्रेस में एक शोक की लहर है, जिस तरह से उनकी अचानक मौत हो गई है। और ऐसे में कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंचने शुरू हो चुके हैं आज। बिल्कुल, और दर्शकों को बता दें कि 93 साल के मोतीलाल वोहरा, 20 दिसंबर 1927 को उनका जन्म हुआ, और मध्य प्रदेश के सीएम भी वो रहे। जी हां, 2 बार वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे, और अब 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ये खबर हम दर्शकों के साथ साझा कर दें। हमारे सहयोगी पंकज कपाही हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पंकज, 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, जैसा जिक्र आपने किया कि बहुत से पॉलिटिशियंस के साथ उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश के सीएम भी वो रहे, और कांग्रेस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम योगदान भी उनका रहा। बिल्कुल, आज उन्होंने हर तरह का दौर देखा। जिस समय कांग्रेस एक मुश्किल घड़ी में निकल रही थी, उस समय इंदिरा गांधी के दौर में भी उन्होंने लगातार वो खड़े हुए नजर आए हैं। और बाकायदा तौर पर जब राहुल गांधी को जरूरत थी, उस समय भी वो उनकी एक अहम जिम्मेदारी रही है, एक्टिव रहे हैं। और कांग्रेस मुख्यालय में सबसे ज्यादा जो है वो रहते थे, सबसे ज्यादा मौजूद रहते थे, सब लोगों से मिलते थे। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, और
वो पिछले 1-1.5 साल से एक्टिव नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनका एक लंबा एक्सपीरियंस था और किस तरह से विपक्ष पर कटाक्ष साधना है, वो एक उनमें एक अलग तजुर्बा था। और साथ ही साथ किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी को फंड की जरूरत है, उनका एक अहम रोल रहता था। और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सभी ने जो है वो शौक जाहिर किया है। और एक ऐसे नेता जिनकी सभी सियासी पार्टियां, सिर्फ उनका कद कांग्रेस में नहीं बल्कि चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी उनका जो है वो पार्टियों से ऊपर उठकर उनकी एक छवि जो है वो रही है। और ऐसे में आज दिल्ली के एक्सपोर्ट हॉस्पिटल में उनका जो है वो निधन हो गया। परिवार के सभी मेंबर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जानकारी ये मिल रही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जैसा जिक्र पंकज ने किया कि पिछले 1.5-2 साल से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, लेकिन इससे पहले कमाल की बात ये कि 2000 से लेकर 2018 तक वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी रहे हैं। और उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो गवर्नर भी वो रहे यूपी के। तो कुल मिलाकर बहुत से अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। लेकिन जैसा जिक्र पंकज कपाई ने किया कि पिछले 1-1.5 साल से उनकी तबीयत नासाज थी और उसके बाद वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, मोतीलाल वोहरा का निधन हुआ है। और मोतीलाल वोहरा जिनकी उम्र 93 साल थी, कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा थे और मध्य प्रदेश में 1985 और उसके बाद 1989 में वो सीएम भी वहां पर रहे। और इसके साथ साथ वो छत्तीसगढ़ से एमपी भी रहे राज्यसभा के। और जी हाँ, राज्यसभा सांसद वो रहे छत्तीसगढ़ के 2002 से लेकर। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक लंबा अरसा उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची के तौर पर यानी ट्रेजरर के तौर पर भी निभाया 2000 से लेकर 2018 तक। और बड़ी बात यह भी कि वो राज्यपाल भी रहे उत्तर प्रदेश के। और 1993 से लेकर 1996 तक उन्होंने इस पदभार को भी संभाला। जैसा जिक्र हमने किया कि वो मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे और 2 टर्म्स उन्होंने इसके निभाए भी। लेकिन अब उनका निधन हुआ है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। आपका स्वागत है। किसान आंदोलन पर हरियाणा बीजेपी के मुखिया का कहना है कि जो भी बातें किसानों की तरफ से रखी गई उनका एक एक करके सरकार ने जवाब दिया और उनकी हर शंका का समाधान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे किसान आंदोलन पर और उनसे बात करेंगे एसवाइएल के मुद्दे पर भी और निगम चुनाव पर भी। सर, पहला सवाल तो यह कि किसान आंदोलन चल रहा था, आज 25 दिन हो चुके हैं, 26वां दिन है। एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपकी पार्टी मैदान में उतरी है। उसने एक एसवाइएल के मुद्दे को भी हवा दी है और बाकायदा इसको लेकर रैली भी हुई है। ये अचानक एसवाइएल कहां से आ गया सर किसान बिल के बीच में? देखिए, एक तो इसको स्ट्रेटजी कहना बहुत गलत शब्द है। ये तो बहुत ही सहज स्वाभाविक रूप से पंजाब साड़ा बड़ा भाई है और हमेशा ही हरियाणा इस बात की उम्मीद करता रहा है कि बड़े भाई से उसको न्याय मिले। और आज एक मौका है कि बड़ा भाई को एक बात समझ में आई है कि वो अपने भाव के लिए आया है और केंद्र सरकार भी लिखित में आश्वासन दे रही है कि आपको भाव मिलेगा। अब जिन किसानों के यहाँ फसल नहीं होती वो भाव किसका लेंगे? 19 लाख एकड़ फीट पानी पंजाब की तरफ हरियाणा का बकाया है। तो बड़े भाई से कह रहे हैं, भाई आप अपना भाव लेने आए हो, छोटे भाई की तरफ भी देखो और दरिया दिले के साथ इनके हिस्से का जो पानी है छोटे भाई का वो भी दे दो। देखा कि पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आपकी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने इसको धरना दिया, अनशन किया, लेकिन वो गंभीरता धनखड़ साहब आपको लगता है कि नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी? कुछ तस्वीरें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी आई। मैं कहूँगा कि 32,000 लोग उपवास पे बैठे थे और कल एक बड़ी रैली भी थी जिसमें कई हजार लोग जो है आपने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाई, नारनौल में शामिल हुए थे। और जो नहीं शामिल थे उसमें भी ऐसा बहुत बड़ा मन है लोगों का कि हम इस काम में जो है ये जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है, ये सही है। और बहुत ही कुछ लोगों ने जो इस प्रकार की राजनीति में लगे हुए हैं, हर बात को कैसे
हल्का करना एक मोडस ऑपरेंडी चली हुई है कि जो भी बात हो रही है उसको हल्का करके दिखाना। सर अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, किसान आंदोलन पर 25 दिन हो गए, 26वां दिन आज है। तमाम कोशिशें हो गई, कई दौर की बातचीत हो गई, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। अब जो डेडलॉक बन गया इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपका एनालिसिस क्या है और आपकी क्या अपील किसानों से? मतलब जितने भी मुद्दे ये इसके थे, इस पर आपने मेरे से पहले बात की है और हर मुद्दा का समाधान करने का देखो प्रयास किया गया है। और उस हर मुद्दे के समाधान के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे भी बातचीत को ओपन रखना ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा मन है और वो हर बात को, कोई भी नुक्ता बचा है तो उसको, क्योंकि हर छाछ में से छोड़ लिया, हर छाननी में से छान लिया। जितने सवाल किसान जत्थेबंदियों ने उठाए थे, चाहे एमएसपी के लिखित आश्वासन का है, चाहे वो कोई मंडी फीस का है, चाहे एसडीएम और सिविल कोर्ट का है, चाहे व्यापारी के रजिस्ट्रेशन का है, कोई ज़मीन हमारी ले लेगा, ये मुद्दा है। हर मुद्दे का उत्तर लिखित में उन्होंने दिया है। ऐसी कोई शंका तो अब बची नहीं है। उसके बाद भी बची है तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अब तो मैं किसान जत्थेबंदियों को ये कहूँगा कि जो ताकत आंदोलन करने में होती है वही ताकत आंदोलन के वापस लेने में होती है। वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांधी जी ने भी बार बार आंदोलन किया, आज़ादी के वापस लिए। राम जन्मभूमि के आंदोलन विश्व हिंदू परिषद देखिए वापस लिए। अब क्योंकि 26वां दिन आज हो गया, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं धरने को लेकर, आंदोलन को लेकर और तेज होती दिखाई दे रही हैं। टोल बंद कर दिए जाएंगे, 24 घंटे का अनशन करेंगे और तमाम चीजें। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके घरों पर जाकर समर्थन मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आप लोग किसानों के समर्थन में है और उस नाते से हर लोग उस नाते से सिंपैथेटिक हैं और सब चाहते हैं कि किसानों की बात केंद्र सरकार ने सुनी है और अब भी केंद्र सरकार खुले उस मन के साथ बातचीत कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार के रास्ते पर बढ़ने की ज़रूरत है। जब आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात मानी जा रही है, आपके सब समाधान किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को पूरा देश भी देख रहा है और उस नाते से किसान जत्थेबंदियों को भी अब अपने मुद्दों की सफलता जो मिली है उसकी विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आंदोलनों को वापस लौटाना चाहिए। मसले के हल में देरी को लेकर विरोधी केंद्र सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। मोदी साहब की अपनी जिद है। मैं तेन अज दसदा बीजेपी के कई एमपी ਜਿਹੜੇ खास करके किसानी ਨਾਲ संबंध है, मेरे नाल उन्होंने गल हुई है, वो भी बड़े दुखी है। मैं जो असी पार्लीमेंट विच जो मैं हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा असी अनाउंस किया, जो बोलिया सी, ते सब तो वध वधाइयां बोलन तो बाद जो बैठा तो बीजेपी के एमपी उत्तर प्रदेश के एमपी सी जिन्होंने मैनू आके बधाई दी कि तू बहुत वधिया फैसला किया। बेसिकली गल है हुण बीजेपी पार्टी विच भी आवाज उत्ते नहीं जा सकती, ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। हल केंद्र दे कोल अपने कोल है, हल किसानां कोल थोड़ी है कोई हल केंद्र दे कोल है। केंद्र अज डिक्लेयर कर दे कि ठीक है जी ये मैं खेती कानून वापस ले ले तो खत्म हो गया मसला। ये उन्ना चिर तक लटकदा रहेगा, ये क्योंकि वो चाहते हैं कि ये किसी तरीके दे नाल ये मसले नूं लटकाया जा सके। देखो मैं समझदा कि कल जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियों नूं एक चिट्ठी भेजी है जिस दे विच उन्हां तो पॉइंटर्स मंगे गए ने कि किन्ना इशूज़ दे उपर वो दोबारा डिस्कशन करना चाहुंदे ने और तारीख मंगी गई किहड़ी तारीख उन्हां नूं सूट करदी है। मैं समझदा कि वैसे तां डायलॉग है जिहड़ा गलबात है वो एक वैलकम स्टैप हुंदा ते इहदे नाल वड्डे वड्डे मसले ने जिहड़े वो हल हो जांदे हुंदे ने, पर उहदे लई नीयत और नीति है जिहड़ी वो साफ होनी चाहिदी है। किसान जथेबंदियां पहले दिन तो ही इक्को गल इक्को मंग करते आ रहे हैं कि तिन्ने काले कानून मुढ़ों रद्द होने चाहिए ने, पर केंद्र सरकार आपकी जिद के उपर अड़ी हुई है। सो मैं केंद्र सरकार को बेनती करूँगा कि तुसीं आपकी जिद छड्डो और क्योंकि तुसीं बहुत सारियां सोधां लई मन गए हो, इहदे नाल इह साबित हो गया कि तुहाडे कानूनां दे विच फ्लॉज कमियां कमजोरियां सीगीआं जिहदी वजह करके तुसीं इन्हां सोधां दे लई मन्निओ, पर हुण सिर्फ और सिर्फ जिद दे उपर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार ये जिद छड्डनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे ने। उधर आम आदमी पार्टी किसानों के साथ साथ कैप्टन सरकार पर भी सवाल उठा रही है। एकजुट होकर भाजपा और मोदी सरकार की इन नीतियों का विरोध कर रहा है, लेकिन इस सारे प्रकरण में कैप्टन अमरिंदर और उनकी पूरी सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। आज पंजाब की जनता कैप्टन अमरिंदर से पूछना चाहती है कि आपकी अमित शाह जी से वो गुपचुप मीटिंग क्यों हुई थी, क्यों आप
अमित शाह जी के पास मिलने गए थे, क्या हुआ उस मीटिंग में? आज पंजाब की जनता यह जानना चाहती है कि कहीं आपने अमित शाह जी से मिलकर अपने बेटे और अपने परिवार के इनकम टैक्स केसेस को रफा दफा कराने, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इनकम टैक्स से पिंड छुड़ाने के लिए ये सब तो कर लिया, उनसे बैठकें भी कर ली, लेकिन पंजाब के व्यापारी को, पंजाब के बिजनेसमैन को इनकम टैक्स की ओर धकेल दिया। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।